असंगठित चट्टानों की परत। मृदा कहलाती है। जबकि पृथ्वी के नीचे की ओर जाते हैं अपन तो अपने को मौलिक चट्टानें मिलती हैं जिनको अपन कहते हैं कि डी लेयर। जब ये डी लेयर बड़े कंकर पत्थरों में कन्वर्ट होती है तो उससे बनती है अपनी सी लेयर। और सी लेयर जब बारीक कंकर पत्थरों में कन्वर्ट होती है अर्थात उपमृदा में, तो उसके बाद बनती है बी लेयर। बी लेयर को सामान्यतः उपमृदा भी कहा जाता है। और सबसे ऊपरी सतह पर अपनी ए लेयर जिसको मृदा कहा जाता है। तो कई बार सामान्य सा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि पृथ्वी पर मृदा कौन से लेयर में पाई जाती है, तो उसके अकॉर्डिंग आंसर रहेगा आपका ए लेयर। और मृदा की डेफिनेशन जैसा कि मैंने आपको बताया, पृथ्वी की ऊपरी सतह पर जो असंगठित चट्टानों की परत होती है, उन असंगठित चट्टानों की परत को यानी जो बारीक कण के रूप में मौजूद होती है उसे मृदा कहा जाता है। मृदा का अध्ययन जिस विषय में किया जाता है उसे कहा जाता है पेडोलॉजी, यानी पेडोलॉजी मृदा संबंधित अध्ययन को कहा जाता है। इसके बाद में अपन देखेंगे मृदा का वर्गीकरण। मृदा के वर्गीकरण में हम देखते हैं कि देश में मृदा का जो वर्गीकरण किया गया है वो ICAR के द्वारा किया गया है। ICAR का मीनिंग है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, यानी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, जिसकी स्थापना दिल्ली में स्वतंत्रता से पूर्व की गई थी 1929 के अंदर। और इसके द्वारा देश की जो मृदा है उनको मुख्यतः 8 और गौण भागों के आधार पर 27 प्रकारों में डिवाइड किया गया है। तो एग्जाम में जनरली डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि देश की मृदाओं को मुख्यतः 8 भागों में किस संस्था के द्वारा बांटा गया है या ICAR के द्वारा कितने भागों में बांटा गया है। तो उसके मेन डिवीजन या मुख्य प्रकार 8 हैं, जबकि उसके गौण भाग 27 हैं। उसके बाद में राजस्थान की जो सॉइल क्लासिफिकेशन को हम देखें, मृदा वर्गीकरण को अगर हम देखें, तो राजस्थान का जो स्टेट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, राज्य कृषि विभाग है, उसके द्वारा राजस्थान की मिट्टियों को 14 और वैज्ञानिक वर्गीकरण जो है वो USA के एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के द्वारा किया गया है, जिसको हम कहते हैं यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, यानी USDA के नाम से इसको जाना जाता है। और उसके आधार पे राजस्थान की मृदा को 5 वैज्ञानिक प्रकारों में इसको डिवाइड किया गया है। तो इसमें हम देखेंगे पहले इंडिया वाला जो सोइल है वो अलग से कवर होगा इंडियन ज्योग्राफी में, जबकि हम यहाँ स्टार्ट करेंगे राजस्थान ज्योग्राफी में। जो स्टेट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का क्लासिफिकेशन है, यानी राज्य कृषि विभाग का जो 14 प्रकार हैं मिट्टी के, वो कौन से हैं, इनको जनरली जो अपनी बुक्स हैं उसमें इन 14 प्रकारों के नाम और इनकी लोकेशन लिखी हुई है। तो सामान्यतः अपने को इतना ही डिटेल मिलता है, हर एक मिट्टी की विशेषता इसमें अपने को नहीं मिलती। जैसे इन सोइल को आप पढ़ोगे तो इसमें बहुत सारे ऐसे नाम होंगे जो आपने पहली बार सुने होंगे। तो अपन स्टार्ट करेंगे पहले राज्य कृषि विभाग का वर्गीकरण। हालांकि उससे पहले जो 2 संस्थान मैंने आपको बताए, एक तो ICAR जिसने भारतीय जो मिट्टी है उनका वर्गीकरण दिया, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, और दूसरा जो USDA डिपार्टमेंट है जिसको हम कहते हैं यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, जिसका मुख्यालय वाशिंगटन, जिसकी स्थापना 1862 में की गई। स्टेट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के अनुसार राजस्थान की जो मृदा है वो मुख्यतः 14 प्रकार के हैं। इन 14 प्रकारों में राजस्थान के उत्तरी भाग अर्थात श्री गंगानगर की ओर मिट्टी के जो स्ट्रक्चर या जो प्रकार अपने को देखने को मिलते हैं, उसमें एक तो भगवान साई के नाम से साई रोजेक्स, दूसरा इस साइड में रेवेरिना। जब आप बीकानेर की ओर आते हैं, यानी इंटरनेशनल बॉर्डर की ओर चलना है पहले आपको, तो बीकानेर की ओर जहां जिप्सम अधिक पाया जाता है वहां जिप्सीफेरस। फिर इंटरनेशनल बॉर्डर पे नीचे की ओर, जिसमें मुख्यतः बीकानेर को वापस लेंगे अपन और उसके साथ जैसलमेर,
और इस साइड की मिट्टी जिसमें कैल्शियम की मात्रा अधिक होती है, इसको नाम दिया जाता है कैल्सी ब्राउन मरुस्थलीय मिट्टी। तो कैल्सी ब्राउन मरुस्थलीय मिट्टी, तो मरुस्थलीय मिट्टी से आपको ध्यान आ जाएगा कि पश्चिमी राजस्थान में है। कैल्सी ब्राउन यानी इसमें सामान्यतः कैल्शियम की मात्रा अधिक होती है। जैसे पश्चिमी राजस्थान की जो बलुई मिट्टी है उसमें सामान्यतः अन्य मृदाओं की तुलना में कैल्शियम अधिक पाया जाता है। लेकिन इसके जस्ट अपोजिट सामने वाला जो पार्ट है जिसमें अपन कुछ शेखावाटी के डिस्ट्रिक्ट कवर करते हैं, जैसे झुंझुनू, उसके साथ शेखावाटी का दूसरा डिस्ट्रिक्ट सीकर, जयपुर डिस्ट्रिक्ट, अलवर डिस्ट्रिक्ट, अजमेर डिस्ट्रिक्ट और नागौर डिस्ट्रिक्ट। तो मुख्यतः ये जो 5-6 जिले हैं, यहाँ जो सॉइल स्ट्रक्चर है ये पश्चिमी राजस्थान वाले में अपन ने कैल्सी लिखा था, जबकि यहाँ नॉन कैल्सी, ये इसको नॉन कैल्सिल भी कहा जाता है, नॉन कैल्सिल ब्राउन मिट्टी। तो मुख्यतः इन उत्तरी जिलों में अपन ने जो मिट्टी के लगभग 5 प्रकार कवर कर लिए हैं। इसके बाद में राजस्थान के मध्य से दक्षिण की ओर चलते हैं। तो जो अजमेर वाला पार्ट है और इसके साथ दूसरा डिस्ट्रिक्ट भीलवाड़ा, जहां मुख्यतः बनास नदी में पाई जाने वाली भूरी मिट्टी, जिसको हम कहते हैं नवीन भूरी मिट्टी, नवीन भूरी मिट्टी। राजस्थान का वह डिस्ट्रिक्ट जहां मुख्यतः अरावली का विस्तार सर्वाधिक है, यानी अरावली का एरिया सबसे ज्यादा है। अरावली के हाइट तो सिरोही में है, एरिया उदयपुर में है। और राजस्थान के अंदर जहां हाड़ौती का एरिया अधिक है अर्थात कोटा, तो एक तो उदयपुर जहां अरावली अधिक है और एक कोटा जहां हाड़ौती अधिक है। यहाँ की मिट्टी मुख्यतः चट्टानी भाग की मिट्टी होती है और इस मिट्टी को हम कहते हैं पर्वतीय मिट्टी। तो स्टेट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने उदयपुर की मिट्टी को और कोटा की मिट्टी को, इन 2 डिस्ट्रिक्ट की मिट्टी को किस कैटेगरी में रखा है? पर्वतीय मिट्टी में। तो पर्वतीय मिट्टी में आपके डिस्ट्रिक्ट रहेंगे उदयपुर डिस्ट्रिक्ट और उसके साथ दूसरा डिस्ट्रिक्ट कौन सा रहेगा? कोटा डिस्ट्रिक्ट। उसके बाद में राजस्थान के दक्षिणी भाग में जहां मुख्यतः माही बेसिन यानी माही नदी का क्षेत्र है, वहां पाई जाने वाली मिट्टी को रेड लोमी, रेड का मीनिंग आपको ध्यान है लाल और लोमी का मीनिंग चिकनी मिट्टी, तो इस बेसिन में लाल चिकनी मिट्टी पाई जाती है। सामान्यतः वर्गीकरण में इसको रेड लोमी लिखा गया है, बाकी इसको हिंदी में आप लिख सकते हैं लाल चिकनी मिट्टी। तो राजस्थान में मुख्यतः लाल चिकनी मिट्टी किस बेसिन में पाई जाती है? तो लाल चिकनी मिट्टी माही बेसिन में पाई जाती है। तो इस डायग्राम में मिट्टी के जो प्रकार अपन ने कवर किए हैं, साइरोजेक्स, रेवेरिना उत्तरी राजस्थान में, उसके बाद में बीकानेर में जहां जिप्सम अधिक पाया जाता है जिप्सीफेरस, फिर पश्चिमी राजस्थान में जहां मिट्टी में कैल्शियम अधिक होता है तो उसको हमने कैल्सी ब्राउन, इसके अपोजिट जहां कैल्शियम नहीं होता उसको नॉन कैल्सी या नॉन कैल्सिल ब्राउन। उसके बाद में हमने देखा जो मुख्यतः अजमेर भीलवाड़ा वाले क्षेत्र में पाई जाती है नवीन भूरी मिट्टी, फिर उदयपुर कोटा जो चट्टानी भाग है वहां पर्वतीय मिट्टी, माही बेसिन वाला जो पार्ट है वहां रेड लोम या लाल चिकनी मिट्टी। हालांकि ये 8 प्रकार हुए हैं अभी तक, उसके बाद में अपने 6 प्रकार अब भी बचे हुए हैं। वो 6 प्रकार और कौन से हैं वो देखते हैं। राजस्थान के पश्चिम की ओर मुख्यतः मरुस्थलीय मिट्टी पाई जाती है। मरुस्थलीय मिट्टी का जो विस्तार है वो राजस्थान के सबसे बड़े जो 4 जिले हैं, यानी जिनको जनरली हम JBBJ लिखते हैं, जैसे जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर और जोधपुर डिस्ट्रिक्ट। तो इन 4 डिस्ट्रिक्ट में मरुस्थलीय मिट्टी और इनके साथ जो शेखावाटी वाला क्षेत्र है, शेखावाटी में मुख्यतः अपने चूरू, सीकर और झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट, तो मुख्यतः इन जिलों में मरुस्थलीय मिट्टी मिलती है। लेकिन इसी साइड में एक कैटेगरी और भी रखी गई है मिट्टी की, इसी नाम से मरुस्थलीय एवं बालुकाई स्तूप मिट्टी। मरुस्थलीय एवं बालुकाई स्तूप मिट्टी का मीनिंग है
कि वह मिट्टी जिसके पार्टिकल मोटे होते हैं और जिनके द्वारा बालूका स्तूप यानी रेत के टीले बनते हैं, तो वो मिट्टी मानी जाती है। राजस्थान के 4 सबसे बड़े जिलों में, यानी ऊपर वाले 4 बड़े जिले आपको रिपीट करने हैं इसमें, JBBJ, जिसमें अपना जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर और जोधपुर डिस्ट्रिक्ट हैं। इसके जस्ट नीचे की ओर लूनी बेसिन में, लूनी बेसिन का मीनिंग है मुख्यतः जो पाली है, 2 उसके ऊपर वाले डिस्ट्रिक्ट जो उसके टच में है, जैसे कि अजमेर और नागौर, जो शॉर्ट में लिखा है अपने AJR और NGR, तो अजमेर, नागौर, और इसके पाली के नीचे की ओर जालोर और सिरोही डिस्ट्रिक्ट। तो मुख्यतः ये जो लूनी बेसिन वाले पार्ट हैं, इसमें मृदा का जो ग्रुप पाया जाता है उसको अपन कहते हैं ग्रे ब्राउन जलोढ़ मिट्टी। ग्रे का मीनिंग होता है धूसर यानी सीमेंट कलर का, ब्राउन यानी भूरा, तो धूसर भूरी जलोढ़ मिट्टी किस बेसिन में होती है? लूनी बेसिन में, जिसके डिस्ट्रिक्ट पाली के नीचे वाले 2 डिस्ट्रिक्ट और पाली के ऊपर वाले 2 डिस्ट्रिक्ट। और उसके बाद में हम बात करें इसके जस्ट पूर्व की ओर, जिसमें मुख्यतः उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक और सवाई माधोपुर, इस वाले पार्ट में मिट्टी का जो ग्रुप अपने को देखने को मिलता है, उस मिट्टी को कहा जाता है पीली भूरी मिट्टी, जो कि मुख्यतः बनास बेसिन वाला पार्ट है, वो मिट्टी है जिसमें भूरी मिट्टी होती है, लेकिन इसको पीली भूरी के रूप में इंडिकेट करते हैं अपन। जैसे कि पश्चिमी राजस्थान वाली को दूसर भूरी मिट्टी यानी ग्रे ब्राउन मिट्टी, और यह है आपकी येलो ब्राउन मिट्टी यानी पीली भूरी मिट्टी के रूप में। राजस्थान का जो पूर्वी भाग है, जो नदियों के द्वारा निर्मित है, सर्वाधिक उपजाऊ भाग है, इस वाले क्षेत्र में पाई जाने वाली मिट्टी को नवीन जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है। नवीन जलोढ़ मिट्टी के क्षेत्र में एक तो राजस्थान के एकीकरण में शामिल प्रथम चरण के सभी जिलों को काउंट करेंगे, तो एकीकरण के प्रथम चरण में जो थे उनको कहते हैं अपन ABCD, यानी अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर। इसके अलावा जयपुर, दौसा और सवाई माधोपुर, यानी इनके साथ कुछ डिस्ट्रिक्ट और भी रहेंगे, जयपुर, दौसा और सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट। और राजस्थान का जो हाड़ौती वाला पार्ट बचा है, तो हाड़ौती भाग जो कि बेसाल्ट चट्टानों के द्वारा बना हुआ है, इस क्षेत्र में पाई जाने वाली मिट्टी को अपन कहते हैं काली मिट्टी। हालांकि ये काली मध्यम से गहरी काली के मध्य होती है, तो आप इसको लिख सकते हैं मध्यम गहरी काली मिट्टी, मध्यम गहरी काली मिट्टी के रूप में भी इसको लिखा जा सकता है। अगर ब्लैक सॉइल भी आप लिखते हैं काली मिट्टी भी, तो राजस्थान में जो काली मिट्टी की कैटेगरी है वो केवल आपको हाड़ौती क्षेत्र में, यानी कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़ क्षेत्र में देखने को मिलेगी। तो अपने जो स्टेट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का क्लासिफिकेशन था वो अपना कंप्लीट हुआ। अब बचा राजस्थान के अंदर दूसरा जो वैज्ञानिक वर्गीकरण दिया गया, यानी USDA डिपार्टमेंट का क्लासिफिकेशन। USDA डिपार्टमेंट के द्वारा जो सॉइल पार्टिकल्स होते हैं, यानी जो मिट्टी के कण होते हैं, उन मिट्टी के कणों को बेस बनाकर और राजस्थान की मृदा को 5 वर्गों में रखा गया या 5 भागों में डिवाइड किया गया है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं मृदा का वैज्ञानिक वर्गीकरण USDA डिपार्टमेंट वाला, जिसमें मिट्टी के कणों को आधार मानकर मुख्यतः 5 वर्गों में इसको डिवाइड किया गया है। जैसे हम बात करें पश्चिमी राजस्थान की, तो सामान्यतः पश्चिमी राजस्थान जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, जोधपुर, यानी जो शुष्क मरुस्थल वाला पार्ट है, तो शुष्क को अपन इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एरिड, और इस साइड में मिलने वाली मिट्टी को कहते हैं एरिडोसोल या एरिड सोल। तो एरिड सोल राजस्थान के पश्चिमी जो 4 जिले हैं, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, इन क्षेत्रों में देखने को मिलेगी, जहां की जलवायु सामान्यतः आपको किस प्रकार की मिलती है? शुष्क प्रकार की जलवायु। इसके जस्ट बाद में जो पूर्वी भाग है इसका अर्ध शुष्क भाग, जहां पाई जाने वाली मिट्टी को अपन कहते हैं एंटीसोल। एंटी सोइल भी कह सकते हैं, एंटी सोल भी आप लिख सकते हैं। यहाँ की जो जलवायु है ये शुष्क और अर्ध शुष्क दोनों प्रकृति की होती है इस मिट्टी के अंदर। तो यहाँ की जलवायु को अपन कहेंगे, इस मिट्टी की जलवायु शुष्क और अर्ध शुष्क प्रकार की है।
यानी इन दोनों प्रकृति में बनने वाली जो मिट्टी है वो एंटी सोल है। और एंटी सोल राजस्थान के अंदर अपना मैक्सिमम एरिया रखती है, यानी राजस्थान में कौन सी वैज्ञानिक मृदा सर्वाधिक विस्तृत है या कौन सी मिट्टी का विस्तार सर्वाधिक पाया जाता है, तो वैज्ञानिक वर्गीकरण के तहत ये राजस्थान में सर्वाधिक पाई जाने वाली मिट्टी है। फिर राजस्थान का जो पूर्वी भाग है, राजस्थान का पूर्वी भाग जिसमें मुख्यतः अलवर डिस्ट्रिक्ट, भरतपुर डिस्ट्रिक्ट, राजस्थान का पूर्वी जिला धौलपुर, उसके जस्ट नीचे करौली और इन्हीं के साथ जयपुर, दौसा और सवाई माधोपुर। मीनिंग है राजस्थान के अंदर जो जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र है उसको अपन रखते हैं वैज्ञानिक वर्गीकरण में अल्फी सोल में। अल्फी सोल के अंदर जो क्लाइमेट होती है वो एक तो अरावली वाली यानी उपाद्र और एक मैदानी भाग की जलवायु पाई जाती है, यानी उस जलवायु प्रकृति में मिट्टी विकसित होती है उपाद्र और आर्द्र प्रकार की जलवायु में। तो अल्फी सोल की जो क्लाइमेट रहेगी वो रहेगी उपाद्र और इसी के साथ दूसरी है आर्द्र। उसके बाद राजस्थान का जो हाड़ौती वाला पार्ट है, हाड़ौती वाले पार्ट में जहां मुख्यतः काली मिट्टी पाई जाती है ये होता है आपका वर्टिसोल। तो वर्टिसोल का निर्माण मुख्यतः एक तो मैदानी भाग यानी आर्द्र जलवायु के टच में है और एक हाड़ौती के क्लाइमेट को सामान्यतः अपन अति आर्द्र कहते हैं। तो ये मुख्यतः आर्द्र और अति आर्द्र प्रकार की जलवायु में विकसित होती है। तो वर्टिसोल ये रहेगी आपकी आर्द्र और नेक्स्ट रहेगा इसमें अति आर्द्र जलवायु। यानी इन मिट्टियों की अपनी एक अलग क्लाइमेट कंडीशन होती है, उसके अंदर ये डेवलप होती हैं। और राजस्थान का जो मध्य और दक्षिणी भाग है जिसमें जो प्रमुख डिस्ट्रिक्ट हैं अपने जैसे कि पाली, सिरोही, इस साइड में उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़ और उसके ऊपर भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट। तो मुख्यतः एक तो मेवाड़ वाला पार्ट है उदयपुरी, राजसमंद, चित्तौड़, भीलवाड़ा और एक मारवाड़ की ओर से यानी पश्चिम की ओर से सिरोही और पाली वाला पार्ट। इस वाले भाग में मुख्यतः पाई जाने वाली मिट्टी को इनसेप्टिसोल, जिसके जलवायु को एक तो पश्चिम एंटीसोल वाली क्लाइमेट यानी अर्ध शुष्क और एक मैदानी भाग यानी आर्द्र प्रकार की जलवायु में मानते हैं। तो इस सॉइल में जो अपनी क्लाइमेट रहेगी वो एक तो रहेगा अर्ध शुष्क प्रकार की जलवायु और एक मैदानी भाग की यानी आर्द्र जलवायु। तो इस तरीके से वैज्ञानिक मिट्टियों का वर्गीकरण आपको पता होना चाहिए पश्चिमी राजस्थान में कौन सी हैं। तो जो अपने ये जो ए से स्टार्ट हो रही है पश्चिमी राजस्थान में, जिसमें जहाँ जलवायु काफ़ी शुष्क है उसको कहते हैं एरिड, और जहाँ सेमी एरिड क्लाइमेट यानी अर्ध शुष्क जलवायु होती है वहाँ की मिट्टी को अपन कहते हैं एंटीसोल। आजकल एग्जाम में ये ज़्यादा पूछा जाता है तो इस वर्गीकरण का थोड़ा आप ध्यान रखिएगा। तो एंटीसोल का जो विस्तार है वो राजस्थान में सर्वाधिक है जो वैज्ञानिक मिट्टियाँ हैं उसके अंदर। फिर राजस्थान के पूर्वी भाग में अल्फीसोल, राजस्थान के हाड़ौती यानी काली मिट्टी वाला क्षेत्र है उसको वर्टिसोल, और राजस्थान का मध्य और दक्षिणी भाग है उसको रखा जाता है इनसेप्टिसोल के अंदर। अब इनकी विशेषताओं को अगर हम देखें तो जैसा मैंने आपको एरिडोसोल के बारे में बताया कि इसका विस्तार पश्चिमी राजस्थान में मरुस्थलीय क्षेत्र है। इसमें मुख्यतः राजस्थान के जो बड़े जिले होते हैं जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर और जोधपुर, इन डिस्ट्रिक्ट में इनका मुख्यतः विस्तार है। यहाँ का क्लाइमेट किस प्रकार का है, तो एरिड का मीनिंग क्या होता है, शुष्क। तो ये शुष्क प्रकार की जलवायु में विकसित होती है। इस मृदा की विशेषता है कि इसमें कुछ इसके सब ग्रुप यानी इसके उपसमूह पाए जाते हैं। उपसमूह एक तो इसमें होता है कैम्बो ऑर्थिड्स, एक बोला जाता है, यानी ऑर्थिड जो ग्रुप होते हैं वो इसमें पाए जाते हैं। इन सभी मिट्टी के नाम के साथ आप क्या शब्द देखेंगे, ऑर्थिड्स। तो कैम्बो, कैल्सी ऑर्थिड्स, पेली ऑर्थिड्स और सेलो ऑर्थिड्स, ये लास्ट वाला शब्द है, इसको आप इस तरीके से याद रखिएगा, सेल ऑर्थिड्स। अगर इस ओ को इसके साथ मिला देते हैं तब इसको कहा जाता है सेलोऑर्थिड्स। तो जो सेल ऑर्थिड्स है, कैल्सी है, कैम्बो है,
पहली है। मीनिंग है इनमें सब में लास्ट वाला जो शब्द है ये कॉमन है। तो ऑर्थिड्स ग्रुप जो हैं वो कौन सी मिट्टी के होते हैं? तो ऑर्थिड जो सब ग्रुप हैं या उपसमूह हैं वो मुख्यतः एरिडोसोल में पाए जाते हैं। उसके जस्ट बाद में जो एंटीसोल है, तो एंटीसोल उसका विस्तार मुख्यतः राजस्थान के अर्ध शुष्क क्षेत्र में पाया जाता है। अर्ध शुष्क का मीनिंग है कि राजस्थान का जो लूणी बेसिन है, नागौर वाला क्षेत्र है, राजस्थान का शेखावाटी, घग्गर बेसिन, ये मुख्यतः इंसेप्टिसोल का पार्ट है, सॉरी एंटीसोल का। तो एंटीसोल का जो विस्तार है वो अरावली के पश्चिम में यानी अर्ध शुष्क मरुस्थल में। अरावली के पश्चिम का मीनिंग है अर्ध शुष्क मरुस्थल में, क्योंकि शुष्क मरुस्थल की थी एरिड और अर्ध शुष्क मरुस्थल की है एंटीसोल। जलवायु है इसका एक तो शुष्क और दूसरा इसमें रहेगा अर्ध शुष्क। इसके बाद में राजस्थान में इस मृदा का विस्तार, जैसा कि मैंने आपको बताया था, इस मृदा का विस्तार सर्वाधिक है। तो ये पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट है। राजस्थान में सर्वाधिक पाई जाने वाली वैज्ञानिक मृदा कौन सी है? तो नंबर 1 पर तो रखेंगे एंटीसोल। अगर ये ऑप्शन नहीं हो तो बाद में अपन आंसर किसको मानेंगे? एरिडोसोल। और कई बार एग्जाम में 2-2 मिट्टियों का ग्रुप आता है, तो उसमें आपको मैक्सिमम मानना है जो आपकी इस शब्द से जो स्टार्ट होती हैं, यानी ए से एरिडो और एंटीसोल को, तो जिसमें एंटीसोल का एरिया सबसे ज्यादा है। इसके बाद में अपन नेक्स्ट देखते हैं अल्फीसोल। यह पूर्वी राजस्थान की ओर पाए जाने वाला मृदा समूह है। तो ये पूर्वी राजस्थान के अंदर कहां पाया जाता है? राजस्थान के पूर्वी मैदान की ओर। और इसका जो क्लाइमेट है मुख्यतः किस प्रकार का होता है? उपाद्र और आर्द्र प्रकार की जलवायु में पाई जाती है। नेक्स्ट है इंसेप्टिसोल। इंसेप्टिसोल का जो विस्तार है ये मुख्यतः मध्य दक्षिणी राजस्थान की ओर, राजसमंद, पाली, उदयपुर, चित्तौड़, माही बेसिन। हालांकि माही बेसिन वाले क्षेत्रों में ये आंशिक रूप से मिलती है। मेनली इसका जो एरिया है, ये जो ऊपर वाले डिस्ट्रिक्ट हैं ये आपको याद रखने हैं। इसका जो क्लाइमेट है उसमें एक तो आपका अर्ध शुष्क और दूसरा जलवायु रहेगा इसका मैदानी भाग यानी आर्द्र प्रकार की जलवायु। सबसे लास्ट वाला है आपका वर्टिसोल। वर्टिसोल जैसा कि मैंने आपको बताया इसका विस्तार हाड़ौती क्षेत्र में, यानी जहां काली मिट्टी पाई जाती है, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, और वहां की जलवायु आर्द्र और अति आर्द्र प्रकार की श्रेणी में मानी जाती है। तो इसका जो क्लाइमेट रहेगा वो आर्द्र और अति आर्द्र जलवायु, और यह काली और चरनोजम मिट्टी होती है। तो जो काली मिट्टी होती है उसको चरनोजम भी कहा जाता है। तो ये काली और चरनोजम मिट्टी किस वैज्ञानिक समूह को कहा जाता है, या कौन सा वैज्ञानिक समूह है काली और चरनोजम मिट्टी के तुल्य या समान दिखता है? तो आंसर रहेगा आपका वर्टिसोल। तो एग्जाम में अच्छा क्वेश्चन है वर्टिसोल, इसको ध्यान रखिएगा। इसका लोकेशन राजस्थान में पूछा जा सकता है। तो राजस्थान में जो वर्टी है यानी जो काली है वो है हाड़ौती में, और जो ए वाले सब थे जिसमें एरिड और एंटी वो पश्चिमी राजस्थान में, पूर्वी राजस्थान के अंदर आपकी अल्फीसोल, और राजस्थान के मध्य से और दक्षिण की ओर आपकी कौन सी रहेगी? इंसेप्टिसोल। इसके बाद में अपन देखते हैं राजस्थान की मृदाओं के जो सामान्य प्रकार हैं। सामान्य आधार पर अगर राजस्थान की मिट्टियों का अगर हम अध्ययन करें तो राजस्थान के पश्चिम की मरुस्थलीय क्षेत्र की जो मिट्टी है उससे हम आमतौर पे बलुई मिट्टी या रेतीली मिट्टी या यूं कह सकते हैं उसको प्यासी मिट्टी, क्योंकि पश्चिमी राजस्थान की मिट्टी के जो पार्टिकल या जो कण हैं वो काफ़ी मोटे होते हैं, जिसमें अगर आप सिंचाई करते हैं तो पानी सोखती है। पानी हालांकि उसकी धारण करने की क्षमता कम है, क्योंकि उसके मिट्टी के कणों के अंदर गैप काफ़ी ज़्यादा है। तो आप जितनी बार सिंचाई करोगे तो पानी का तेज़ी से रिसाव नीचे की ओर होगा। तो वह मिट्टी जिसमें बार बार सिंचाई की आवश्यकता होती है वो बलुई मिट्टी, इस कारण इसको प्यासी मिट्टी यानी इसको थ्रस्टी सॉइल के नाम से भी जाना जाता है। तो पश्चिमी राजस्थान के अंदर मुख्यतः जो राजस्थान के जो बड़े जिले हैं, डेजर्ट डिस्ट्रिक्ट है, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, जोधपुर, इन क्षेत्रों में पाई जाने वाली मोटे कण वाली मिट्टी को बलुई मिट्टी कहा जाता है। बलुई मिट्टी या दूसरा नाम इसका रेतीली मिट्टी भी इसको कहते हैं अपन, और एक उपनाम जैसा मैंने आपको कहा प्यासी मिट्टी। सामान्यतः इस मिट्टी का जो निर्माण है वो उस साइड में पाई जाने वाली बलुआ पत्थर और ग्रेनाइट चट्टानें उनके अपर्दन से होता है। तो बलुई मिट्टी या रेतीली मिट्टी का निर्माण किससे होता है? तो इसका निर्माण बलुआ पत्थर
और दूसरा ग्रेनाइट चट्टानें। ग्रेनाइट चट्टानों के अपर्दन से। तो बलुआ पत्थर जब टूटेगा तो उसे बनने वाली मिट्टी को बलुई मिट्टी या रेतीली मिट्टी कहा जाता है। अब इस मिट्टी के अंदर जो उपजने वाली फसलें हैं मुख्यतः वो कम पानी वाली फसलें होती हैं, जैसे बाजरा है, चना है, गवार है, मूंग है, मोठ है। और इस मिट्टी में मुख्य उत्पादित फसल बाजरे को माना जाता है। जबकि इसके जस्ट सामने वाली जो मिट्टी होती है, यानी इसके पास में मिट्टी की एक कैटेगरी और पाई जाती है जिसको अपन नाम देते हैं भूरी रेतीली मिट्टी। भूरी रेतीली मिट्टी का निर्माण मुख्यतः ग्रेनाइट चट्टान और लूनी बेसिन के अंदर होता है और इसका विस्तार राजस्थान के जो दक्षिणी पश्चिमी जिले हैं वहां से लेकर उत्तरी पूर्वी जिलों की ओर, यानी ये मुख्यतः जालोर, पाली, नागौर, अजमेर, सीकर और झुंझुनू वाले बेल्ट में अधिक पाई जाती है। और इस मिट्टी में सामान्यतः फॉस्फेट की मात्रा अधिक होती है, जैसे पश्चिमी राजस्थान की बलुई मिट्टी में कैल्शियम की मात्रा अधिक मानी जाती है। तो अपन इन मिट्टियों को देखते हैं थ्योरेटिकल पोर्शन में। बलुई या रेतीली मिट्टी, इसका जो उपनाम है, इसको शुष्क मिट्टी यानी एरिड सोइल, क्योंकि पश्चिमी शुष्क मरुस्थल में पाई जाती है और इसके कण मोटे होने के कारण बार बार इसमें सिंचाई की आवश्यकता होती है। इस कारण प्यासी मिट्टी, तो इसके उपनाम है शुष्क और प्यासी मिट्टी। निर्माण जैसा ही मैंने आपको बताया बलुआ पत्थर और ग्रेनाइट चट्टानों से हुआ है और इसका जो विस्तार है पश्चिमी शुष्क मरुस्थल में जो 4 बड़े जिले हैं वो आप लिख सकते हैं, JBB वाले, यानी जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर और जोधपुर डिस्ट्रिक्ट। और उत्पादन सर्वाधिक बाजरे का होता है। उसके अलावा अन्य फसलें मूंग है, मोठ है, गवार है, मूंगफली और मुख्यतः जीरा वगैरह, इनका उत्पादन भी बड़े स्तर पे पश्चिमी राजस्थान में किया जाता है। उसके बाद में हम देखते हैं इसकी कुछ एक विशेषताएं हैं। इस मिट्टी के कण मोटे होते हैं, मुख्यतः मोटे कण वाली मिट्टी है जिसमें जल रिसाव नीचे की ओर तेजी से होता है या अधिक होता है। इस कारण बार बार सिंचाई की जाती है, इसलिए इसको प्यासी मिट्टी कहा जाता है। नेक्स्ट है, इस मिट्टी में कैल्शियम सर्वाधिक होता है। तो एक विशेषता यह है, यानी एक तो इसके पार्टिकल्स को, कणों को लेकर, दूसरी कैल्शियम को लेकर और तीसरा इसके विस्तार को लेकर कि राजस्थान में सर्वाधिक विस्तार वाली मिट्टी, यानी अन्य मिट्टियों की तुलना में सर्वाधिक पाई जाने वाली मिट्टी बलुई या रेतीली मिट्टी। जबकि वैज्ञानिक आधार पर पूछा जाए तो उसका आंसर रहता है आपका एंटीसोल। तो राजस्थान में बलुई मिट्टी का विस्तार जो सामान्य वर्गीकरण है उसमें सर्वाधिक है। दूसरा, बलुई मिट्टी के पूर्व में यानी अर्ध शुष्क मरुस्थल में पाई जाने वाली मिट्टी भूरी रेतीली मिट्टी, जिसका जो निर्माण है बलुआ पत्थर, ग्रेनाइट चट्टान और मुख्यतः लूनी बेसिन में निर्मित मिट्टी होती है, जिसका विस्तार जालोर के बाद में पाली, नागौर, अजमेर, सीकर और झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट। मुख्यतः पाली के टच वाले जो डिस्ट्रिक्ट होते हैं, पाली के दक्षिण से एक डिस्ट्रिक्ट लिया अपन ने जालोर, फिर पाली, और फिर पाली के उत्तर में टच में है नागौर, अजमेर, और फिर नागौर के टच में सीकर और सीकर के आगे टच में झुंझुनू। तो अरावली के जस्ट पश्चिम की ओर पाई जाने वाली जो सामान्य मिट्टी है उसको अपन सामान्य तौर पे भूरी और उसके साथ जो रेतीली के टच में होने के कारण उसको भूरी रेतीली मिट्टी कहा जाता है। और इस मिट्टी में मुख्यतः फॉस्फेट अधिक पाया जाता है। जैसा कि अकेली बलुई मिट्टी हो तो कैल्शियम, और अगर भूरी रेतीली मिट्टी हो तो उसमें फॉस्फेट की मात्रा अधिक होती है। जैसे भूरी और रेतीली मिट्टी में फसल स्ट्रक्चर कोई विशेष नहीं होता, सामान्यतः सभी फसलों का उत्पादन होता है। जबकि पश्चिमी राजस्थान वाली है उसमें मुख्य फसल बाजरे को माना जाता है। उसके बाद में हम देखते हैं पश्चिमी राजस्थान के अंदर मिट्टी का एक तीसरा प्रकार और होता है लवणीय मिट्टी। तो पश्चिमी राजस्थान वाले क्षेत्र में जहां पे कैनाल या नहरों का पानी पहुंच चुका है उन क्षेत्रों के अंदर मिट्टी का एक विशेष प्रकार डेवलप हुआ है। नहरों के पानी के कारण उन क्षेत्रों में नमी बनी रहती है और नमी के कारण जमीन के नीचे की जो लवणीय चट्टानें हैं वो लवणीय चट्टानें धीरे धीरे ऊपर की ओर आके कैसिकत्व प्रक्रिया के द्वारा और एक सफ़ेद परत के रूप में दिखाई देती हैं। कई बार हम अपने ग्रामीण क्षेत्र में देखते हैं कि अपन खेत में बार बार सिंचाई करते हैं तो मिट्टी के ऊपर आपको नमक यानी सैलिनिटी दिखाई देती है।
तो धीरे धीरे हम उसको ये भी कहते हैं कि खेत में नमक आ गई, खार आ गई या लवणीयता का इफेक्ट दिखने लग गया। तो वो जो ऊपर लवण दिखता है उसी को अपन लवणीय मिट्टी कहते हैं, जिसका इफेक्ट या प्रभाव राजस्थान के मुख्यतः नहरी क्षेत्रों में अधिक देखने को मिलता है, जैसे कि राजस्थान के बाड़मेर, जालोर, ये नर्मदा नहर के कारण, जबकि उत्तरी राजस्थान की ओर बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, इन क्षेत्रों के अंदर। तो लवणीय मिट्टी किसको कहा जाता है और इसका जो प्रभाव क्षेत्र है वो मुख्यतः नहरी क्षेत्रों को माना गया है या इन क्षेत्रों में अधिक डेवलप हुई है। जैसे एक तो राजस्थान के ये नर्मदा नहर वाले क्षेत्र जिसमें हम मानते हैं बाड़मेर, जालोर को, जबकि उत्तरी राजस्थान की ओर मुख्यतः बीकानेर, गंगानगर और एक हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट। इस मिट्टी को कुछ उपनाम से भी जानते हैं, इसको अपन रेह या कलर के नाम से भी देखते हैं। लवणीय मिट्टी को रेह या दूसरा नाम उसका क्या बोल सकते हैं अपन, कलर के नाम से भी इस मिट्टी का निर्माण, जैसा ही मैंने आपको बताया कि जिस क्षेत्र में अधिक सिंचाई की जाती है वहाँ की जो भूमि की लवणीयता है वो कैसिकत्व प्रक्रिया के द्वारा, जैसे भूमि है इसके ऊपर इरिगेशन या सिंचाई की जाए तो नीचे का जो नमक है वो नमी पाके और धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ता है, इसको कहते हैं कैसिकत्व प्रक्रिया, और भूमि के ऊपर की ओर आके एक सफ़ेद परत के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको हम कहेंगे लवणीय मिट्टी। तो कैसिकत्व प्रक्रिया के द्वारा ऊपर की ओर आ जाती है एवं सफ़ेद परत का निर्माण करती है। तो जो सफ़ेद परत का निर्माण करती है वही क्या है, लवणीय मिट्टी। और इसका विस्तार मुख्यतः बाड़मेर, जालोर, गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर क्षेत्र में, यानी जो नहरी क्षेत्र हैं जिसमें इंदिरा गांधी नहर और नर्मदा नहर, इन क्षेत्रों में इसका प्रभाव अधिक देखने को मिलता है। और इस प्रकार की मिट्टी में सामान्यतः अनार का उत्पादन और गन्ने का उत्पादन हो सकता है। हालांकि ये मिट्टी अन्य मिट्टियों की तुलना में न्यूनतम उपजाऊ मिट्टी होती है। तो राजस्थान की जो सामान्य मिट्टी अगर अपन पढ़ें तो उनमें सबसे कम उपजाऊ मिट्टी कौन सी होती है, यानी जब मिट्टी के ऊपर नमक या लवण आ चुका है तो इसका मीनिंग वो मिट्टी की फर्टिलिटी सबसे कम है, उसका उपजाऊपन सबसे कम है। तो राजस्थान की सबसे कम उपजाऊ मिट्टी, तो आपको ये नहीं बताना कि बलुई या रेतीली मिट्टी, आंसर आपका रहेगा लवणीय मिट्टी। इसके बाद में जो अन्य मृदा है वो कौन कौन सी हैं, तो अभी तक अपन अरावली के पश्चिम वाली मिट्टी है वो कवर कर चुके हैं। अब अरावली के पूर्व की ओर जाते हैं अपन, तो राजस्थान के पूर्वी मैदानी भाग की ओर इस साइड में पाई जाने वाली मिट्टी को कहते हैं जलोढ़ मिट्टी, जो नदियों के द्वारा निर्मित होती है, नदियों के द्वारा जमा की जाती है। इसका विस्तार राजस्थान के पूर्वी जिलों में अर्थात अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, जयपुर, दौसा और सवाई माधोपुर, ये कई बार रिपीट हो चुका है अपना। और इस मिट्टी में पोटास की मात्रा अधिक पाई जाती है। ये सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी के रूप में होती है। जो मुख्यतः नदी बेसिन होता है जहाँ नवीन जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, तो नवीन जलोढ़ मिट्टी होती है उसके लिए एक विशेष शब्द काम में लिया जाता है, खादर, यानी जो खाद की तरह अधिक उपजाऊ होती है वो खादर। और जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है उसको हम जनरली बांगड़ के नाम से भी जानते हैं। तो खादर और बागर क्या है, तो खादर और बागर वैसे देखा जाए तो ये उत्तर विशाल मैदान के पार्ट हैं, लेकिन वैसे देखा जाए कि ये किस मिट्टी के वर्गीकरण में शामिल किए जाते हैं, तो खादर और बागर है ये जलोढ़ मिट्टी की कैटेगरी में काउंट किए जाते हैं। नवीन जलोढ़ मिट्टी के जो मैदान हैं उनको खादर, और पुरानी जलोढ़ मिट्टी के जो मैदान हैं जो सामान्यतः कम उपजाऊ होती है, तो कम उपजाऊ जमीन को अपन क्या कहते हैं, बंजर। तो बंजर से शब्द निकला हुआ है बांगर या बांगड़। जबकि अधिक उपजाऊ बनाने के लिए अपन खेतों में क्या डालते हैं, खाद। तो अधिक उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी को खाद के नाम से खादर कहा जाता है। तो जलोढ़ मिट्टी जिसके कई उपनाम हैं, जैसे कि इसको कछारी मिट्टी के रूप में, इसको दोमट मिट्टी के रूप में, या ये मुख्यतः नदियों के डेल्टा में पाई जाती है, इस कारण इसको डेल्टाई मिट्टी भी कहा जाता है। इसका निर्माण नदियों के द्वारा जमा किए गए जो अवसाद या सेडिमेंट्स होते हैं उनके द्वारा ये मिट्टी बनती है, यानी नदियों के जल के द्वारा जो बिछाई गई है वही जलोढ़ मिट्टी के रूप में है। राजस्थान में इसका जो विस्तार देखा जाए तो एक तो राजस्थान के जो पूर्वी जिले हैं ABCD, उसके अलावा जयपुर, दौसा, सवाई माधोपुर। और मुख्यतः इस मिट्टी में गेहूं का उत्पादन अधिक होता है। सरसों, राई, जौ और बाजरा ये अन्य उत्पादित फसलें हैं। तो मुख्य उत्पादित फसल अगर पूछा जाए तो मुख्यतः गेहूं का उत्पादन अधिक है।
हालांकि ये सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है, इस कारण इसमें लगभग सभी फसलों का उत्पादन अधिक होता है। अब इस मिट्टी की कुछ एक विशेषताएं जो कि आपको ध्यान होनी चाहिए जलोढ़ मिट्टी के, इसकी विशेषताओं की बात की जाए तो सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी, जलोढ़ सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी, इसके साथ इस मिट्टी में पोटास की मात्रा सर्वाधिक होती है। पोटास की मात्रा सर्वाधिक, ये मुख्यतः इस मिट्टी की विशेषता है। इसके बाद नेक्स्ट है लाल चिकनी मिट्टी, जो कि मैंने आपको पहले भी बताई थी। जो राज्य कृषि विभाग का वर्गीकरण था उसमें माही बेसिन में पाई जाती है और मुख्यतः जो कायांतरी चट्टानें होती हैं, चट्टानों की जो तीसरी प्रकृति होती है यानी आग्नेय और अवसादी, जब अपने रूप में परिवर्तन करती हैं तो उसको अपन कहते हैं कायांतरित या रूपांतरित चट्टान। तो रूपांतरित चट्टानों के अपरदन से इस मिट्टी का निर्माण होता है और उस मिट्टी के अंदर मुख्यतः लोहा ऑक्साइड तत्व की अधिकता होने के कारण, लोहा ऑक्साइड तत्व अधिक होगा और वो मिट्टी जैसे ही नमी पाती है तो उन चट्टानों का या उस मिट्टी का निर्माण होता है और उस मिट्टी का रंग लाल होता है। तो इस मिट्टी का रंग लाल होने का कारण मुख्यतः इसमें लोहा ऑक्साइड तत्व को माना जाता है। और राजस्थान में इस प्रकार की जो मिट्टी है मुख्यतः माही बेसिन में पाई जाती है। माही बेसिन में उत्पादित होने वाली जो प्रमुख फसलें हैं वो मैंने आपको माही के मैदान में भी करवाई थी कि माही के मैदान में मुख्यतः मक्का, चावल और गन्ने का उत्पादन अधिक होता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, निर्माण कायांतरी चट्टानों से, विस्तार इसका माही बेसिन यानी बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ इन क्षेत्रों में है। और उत्पादित फसलों में मुख्यतः जैसे कि माही बेसिन में अपन ने देखा था कुछ फसलों की नस्लों के बारे में या उनकी किस्मों के बारे में, जैसे माही कंचन, माही धवल और माही सुगंधा। तो ये मुख्यतः मक्के और चावल की किस्में थी। और इस प्रकार की फसलें जैसे मक्का, चावल और गन्ना ये माही बेसिन में अधिक उत्पादित होता है। और इस मिट्टी के लाल रंग होने का जो रीजन है ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है, यानी लोहा ऑक्साइड को। फिर है काली मिट्टी। तो काली मिट्टी भी अपनी कवर हो चुकी है, लगभग कई बार आ चुकी है। वैज्ञानिक वर्गीकरण में ये वर्टिसोल के नाम से, और बाकी राजस्थान का जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट वाला वर्गीकरण था यानी जो 14 मिट्टी पड़ी थी उसमें ये आई थी मध्यम गहरी काली मिट्टी के नाम से। तो इस मिट्टी का निर्माण मुख्यतः बेसाल्ट चट्टान यानी जो ज्वालामुखी से जो लावा निकलता है बेसाल्ट, उन बेसाल्ट चट्टानों के अपरदन से होता है। तो इस मिट्टी का निर्माण मुख्यतः बेसाल्ट चट्टानों के अपरदन से होता है। और इस मिट्टी को कुछ नाम दिए गए हैं, जैसे इसमें कपास का उत्पादन अधिक है तो इसको कपासी मिट्टी, ये ज्वालामुखी लावे के द्वारा बनती है, इसको ज्वालामुखी मिट्टी। और एक इसको नाम दिया गया रेगुर मिट्टी। इस मिट्टी को सौतह जुताई वाली मिट्टी भी कहा जाता है। सौतह जुताई वाली मिट्टी क्यों कहा जाता है? क्योंकि आमतौर पे हम देखते हैं जिन क्षेत्रों में काली मिट्टी पाई जाती है उन क्षेत्रों के अंदर जैसे ही बारिश होती है और बारिश के बाद में जैसे ही 2, 4, 5 दिन धूप वाले दिन होते हैं तो जो काली मिट्टी है उस काली मिट्टी में लंबी लंबी दरारें आ जाती हैं सूखने के बाद। तो इस मिट्टी में आपको लंबी लंबी दरारें देखते हैं तो अपने को यूं लगता है जैसे खेत में बुआई या खेत में जुताई हो चुकी है। तो सौतह जुताई वाली मिट्टी कौन सी है? तो काली मिट्टी इस प्रकार की दिखाई देती है। फिर इसका विस्तार जैसा कि आपको ध्यान है, हाड़ौती क्षेत्र मुख्यतः कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। विशेष बात उत्पादन वाली इसमें एक तो कपास का उत्पादन अधिक है, इस कारण इसको कपासी मिट्टी भी अपन कहते हैं। उसके अलावा मसाले और सोयाबीन का उत्पादन अधिक होता है। एक कहा जाता है कि इस मिट्टी में जैसे ही नमी आती है, बारिश होती है तो इस मिट्टी के जो कण हैं वो आपस में चिपक जाते हैं और ये लंबे समय तक अपने पास पानी को रोक के रख सकती है। तो कहा जाता है जल धारण करने की क्षमता सर्वाधिक किस मिट्टी की है? तो उसमें भी आपका आंसर काली मिट्टी माना जाता है। और इस मिट्टी के पार्टिकल काफ़ी बारीक होते हैं, इसके कण काफ़ी बारीक होते हैं। तो कहते हैं अपन इसमें बारीक कणों को क्या कहते हैं? कले। तो इसमें कले की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है। तो इस मिट्टी की कुछ एक विशेषताएं जो आपको याद रखनी है कि एक तो काली मिट्टी को चरनोजम मिट्टी, और एक वैज्ञानिक वर्गीकरण के आधार पर इसको एक नाम और दिया जा सकता है वर्टिसोल। इसको चरनोजम या वर्टिसोल भी कहा जाता है। इस मिट्टी में कले की मात्रा यानी जो बारीक कण होते हैं उनकी मात्रा अधिक होती है और इस मिट्टी में जल धारण की क्षमता अधिक होती है। इस कारण अगर एक बार सिंचाई कर दोगे
तो ये मिट्टी अपने पास लंबे समय तक नमी को रखती है। जैसे आमतौर पे अगर आप देखो कि ये दो खेत हैं जिसमें एक में बलुई मिट्टी यानी मोटे कण वाली मिट्टी है और एक में बारीक कण वाली मिट्टी है। बारिश के बाद में मोटे कण वाली जो मिट्टी है उसमें पानी का रिसाव तेजी से नीचे की ओर होगा और जब इस मिट्टी को आप खोद के देखते हैं तो आपको नमी अत्यधिक गहराई पे दिखाई देगी, अगर नमी बची भी है तो। जबकि काली मिट्टी के अंदर अगर बारिश के 15-20 दिन बाद भी आप इस मिट्टी में खुदाई करके देखते हैं तो आपको इस मिट्टी में नमी ज़्यादा मिलेगी। तो जल धारण यानी वाटर कैप्चरिंग जो पावर होती है वो किस मिट्टी की अधिक होती है? काली मिट्टी की। जबकि बलुई मिट्टी के कण मोटे होने के कारण पानी तेजी से नीचे चला जाता है। तो वह मिट्टी जिसमें बार बार सिंचाई की आवश्यकता होती है वो बलुई मिट्टी, और वह मिट्टी जिसमें एक बार सिंचाई करने के बाद लंबे समय तक सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती वो होती है आपकी काली मिट्टी। इसके बाद जो मिट्टी की कुछ एक कैटेगरी और बची है, जैसे कि दक्षिणी राजस्थान की ओर हमने देखी माही बेसिन की ओर लाल मिट्टी, या हम जिसको लाल चिकनी मिट्टी भी कह सकते हैं, जबकि हाड़ौती की ओर हमने देखी है काली मिट्टी। अब इस काली और लाल मिट्टी के बीच का जो क्षेत्र है उसको मुख्यतः दोनों कैटेगरीज में शामिल किया जाता है, यानी ये वाला जो पार्ट है इसको नाम दिया जाता है लाल काली मिट्टी। तो लाल मिट्टी का निर्माण किस तरीके से होता है ये आपको ध्यान है, कायांतरित चट्टानों से, और काली का निर्माण होता है बेसाल्ट चट्टानों से। तो लाल काली मिट्टी बनी हुई होती है मुख्यतः बेसाल्ट और कायांतरित यानी दोनों प्रकार की चट्टानों से, और इनका जो विस्तार है वो मुख्यतः प्रतापगढ़ किस डिस्ट्रिक्ट से अलग हुआ था? तो मुख्य हिस्सा उसमें चित्तौड़गढ़ का है। तो प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा ये मुख्य जिले हैं जहाँ पे लाल काली मिट्टी पाई जाती है। लाल मिट्टी के आधार पे यानी इसमें लाल जो शब्द है उसके आधार पे इसमें एक तो मक्के का उत्पादन, काली के आधार पे इसमें कपास का उत्पादन, और जब दोनों मिट्टी मिलती हैं तो इसके साथ एक नशीली चीज आएगी, यानी वह पदार्थ जिससे मेडिसिन वगैरह भी बनाई जाती है, नशा भी किया जाता है, अफीम। तो इस क्षेत्र में मुख्यतः चित्तौड़गढ़ की ओर अफीम का उत्पादन भी बड़े स्तर पे होता है। तो जो लाल काली मिट्टी है उसका विस्तार मुख्यतः प्रतापगढ़, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में, और इसमें उत्पादित जो फसलें हैं जो मैंने अभी आपको बताई हैं, काली के अकॉर्डिंग आप याद रखें कपास और लाल के अकॉर्डिंग मक्का, और दोनों के मिलने के बाद एक नई फसल आपके सामने अफीम। इसके बाद में जो लास्ट कैटेगरी है वो है लाल पीली मिट्टी। लाल पीली मिट्टी का एरिया अगर हम देखें तो मुख्यतः जो उदयपुर वाला पार्ट है, चित्तौड़गढ़ का पार्ट, भीलवाड़ा, टोंक, अजमेर, सवाई माधोपुर, ये वाला जो पार्ट है ये मुख्यतः लाल पीली मिट्टी का क्षेत्र है। उदयपुर, चित्तौड़, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक और सवाई माधोपुर। अगर देखा जाए नदी बेसिन के आधार पे तो ये मुख्यतः बनास बेसिन की मिट्टी मानी जाती है। इसका जो निर्माण है ये नमी के कारण होता है, क्योंकि इस क्षेत्र में नदी पाई जाती है बनास, तो नमी के कारण लोहा युक्त चट्टानों का अपरदन होता है, जिसके कारण इस मिट्टी का रंग कैसा होता है? लाल। लेकिन जैसे ही पानी आता है तो जो लाल रंग होता है, तो पानी के अंदर से देखते हैं तो जनरली वो लाल पीला आपको दिखाई देता है। इस कारण इस मिट्टी को अपन लाल पीली मिट्टी भी कहते हैं। तो वह मिट्टी जो जलयोजन के बाद पीली दिखाई देती है, यानी पानी जुड़ने के बाद या पानी आने के बाद, तो वो मिट्टी लाल पीली कैटेगरी में मानी जाती है। इस वाले वर्गीकरण के अकॉर्डिंग ये बनास बेसिन में, जबकि अपन ने जो स्टेट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट वाला वर्गीकरण देखा था उसमें बनास के अंदर जो मिट्टी बताई गई थी उसको अपन ने लिखा था येलो ब्राउन मिट्टी यानी पीली भूरी मिट्टी। तो ये अलग अलग तरीके से एग्जाम में पूछे जाते हैं। हालांकि लाल पीली अपन ने और कहीं नहीं पढ़ी अभी तक। तो लाल पीली मिट्टी का क्षेत्र कौन सा है? तो ये मुख्यतः बनास बेसिन वाले डिस्ट्रिक्ट आपको याद रखने हैं। तो ये सामान्य आधार पे मिट्टियों का जो अपना वर्गीकरण है ये अपन ने कंप्लीट कर लिया। तो सामान्य आधार पे अपन ने लगभग राजस्थान की 8 मिट्टियों को कवर किया है। तो स्टेट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग अगर हमसे प्रकार पूछे जाएं तो 14, वैज्ञानिक आधार पे पूछे जाएं तो अपने को आंसर देना है 5 प्रकार। जबकि अपन ने जो अध्ययन किया है इन राजस्थान के किस क्षेत्र में कौन सी मिट्टी और उसकी क्या विशेषता है, तो उस आधार पे अपन ने 8 मिट्टियों का अध्ययन किया है। तो आपसे ये कोई नहीं पूछेगा अध्ययन के आधार पे कितने भागों में बांटा गया, तो वो अध्ययन के अकॉर्डिंग अपन ने अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग उनका अध्ययन किया है।
उसके बाद कुछ प्रमुख तत्व जो मिट्टियों से संबंधित हैं, इनको आप अलग से याद रख लीजिए। जैसे कैल्शियम, ये बलुई मिट्टी में अधिक है। फॉस्फेट, ये अपन ने पढ़ा था, भूरी मिट्टी में अधिक है। जलोढ़ के अंदर मैंने आपको बताया था पोटास अधिक है। और जब फॉस्फेट और पोटास दोनों आते हैं तो आपकी मिट्टी रहती है काली मिट्टी, यानी जिसमें लोहा एल्यूमिनियम तत्वों की प्रधानता पाई जाती है। तो लोहा एल्यूमिनियम तत्वों की प्रधानता या जिसमें फॉस्फेट और पोटास यानी ऊपर वाली दोनों कैटेगरी एक साथ आती हैं, तो वो मिट्टी कौन सी होती है? ब्लैक सॉइल या काली मिट्टी। अब इस टॉपिक के लास्ट में हम कवर करेंगे मृदा संबंधित जो प्रमुख समस्याएं हैं। जैसे कि सबसे बड़ी समस्या है अपर्दन। अपर्दन कहा जाता है मिट्टी का जो कटाव होता है, ये सामान्यतः राजस्थान के अंदर हवा के द्वारा अधिक होता है, क्योंकि राजस्थान में वर्षा कम होती है, नदियां कम हैं, तो हमारे यहाँ वर्षा जल या नदियों के द्वारा अपर्दन इतना ज़्यादा नहीं होता जितना कि हवा के द्वारा। और हवा के द्वारा जो अपर्दन है वो राजस्थान के पश्चिमी भाग में अधिक होता है। तो आमतौर पे कहते हैं कि जब अपर्दन होता है तो मिट्टी की जो ऊपर वाली सतह है, मिट्टी की जो ऊपर वाली उपजाऊ सतह है, ये समाप्त होती जाती है। तो नीचे की जो अनुपजाऊ या कम उपजाऊ सतह है वो धीरे धीरे ऊपर की ओर आ जाती है। इस कारण मिट्टी की उपजाऊ सतह जो धीरे धीरे कटती है, तो इस समस्या को अपन मिट्टी की रेंगती हुई मौत या किसान की मौत के नाम से भी जाना जाता है। तो मृदा की समस्या क्या है? तो आमतौर पे आपको ध्यान है मिट्टी का जो कटाव है वही मृदा अपर्दन है। तो मिट्टी के कटाव को अपर्दन कहा जाता है। इसे मिट्टी की रेंगती हुई मौत भी कहा जाता है, क्योंकि मिट्टी का उपजाऊपन है वो धीरे धीरे समाप्त होता है। यह इसको उपजाऊ मिट्टी समाप्त होने के कारण इसको किसान की मृत्यु भी कहा जाता है अपर्दन की समस्या को। और अपर्दन है उसके कई कारण और कई कारक हैं। तो इसके जो कारण या जो प्रमुख कारक हैं वो क्या हैं? एक तो हवा के माध्यम से, एक वर्षा जल के माध्यम से और एक नदी जल के द्वारा। राजस्थान के अंदर अपर्दन का जो प्रमुख कारक है वो हवा है, जबकि अपने देश में या विश्व के अंदर अपर्दन का प्रमुख कारक बहता हुआ जल या नदी जल या वर्षा जल को मानते हैं। तो हवा का जो अपर्दन है उसका प्रकार परतदार अपर्दन के नाम से जाना जाता है, या इसको परत अपर्दन कहते हैं, क्योंकि हवा के अपर्दन में ऊपर वाली परतें धीरे धीरे मिट्टी की उतरती हैं। जबकि नेक्स्ट है वर्षा जल अपर्दन। तो वर्षा जल अपर्दन मुख्यतः पहाड़ी क्षेत्रों में अधिक होता है राजस्थान के अंदर, जैसे सिरोही और राजसमंद वाले क्षेत्रों में, जिससे पर्वत के ऊपर से जब पानी आता है तो जो मुलायम चट्टानें होती हैं वो मुलायम चट्टानें नीचे की ओर उतराती हैं। जैसे अपन कई बार अपने बेड से बेड शीट को उतारते हैं उस तरीके से, यानी चादर को उतारते हैं उस तरीके से। तो इस अपर्दन को हम कहते हैं चादरी अपर्दन, क्योंकि पर्वतों की जो मुलायम चट्टानें हैं वो नीचे की ओर तेजी से कट के और पानी के साथ बहती हैं। तो वर्षा जल के अपर्दन को चादरी अपर्दन। और नदियां जिस क्षेत्र में बहती हैं, तो नदियां जिस एरिया से निकलती हैं उस क्षेत्र में गहरी नालियां बनाती हैं, और नदियों के अपर्दन को अवनालिका अपर्दन, यानी नाली की तरह जो अपर्दन होता है, यानी गली इरोजन इंग्लिश में बोलते हैं अपन उसको। और ये राजस्थान में सर्वाधिक चंबल बेसिन में। तो राजस्थान में चंबल बेसिन में किस प्रकार का अपर्दन होता है? अवनालिका अपर्दन, जिसके कारण जमीन उबड़ खाबड़ हो जाती है, जिसको एक विशेष नाम दिया जाता है, बीहड़ या डांग के नाम से भी उसको जाना जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। राजस्थान में अपर्दन का सबसे प्रभावी कारक कौन सा होता है? सबसे प्रभावी कारक होता है हवा के द्वारा। और हवा के अपर्दन को क्या कहेंगे? परत अपर्दन या परतदार अपर्दन। वर्षा जल के अपर्दन को चादरी अपर्दन, और नदियों के अपर्दन को, तो नदियां जिस एरिया से बहती है नालियां बनाते हुए, तो उसके अपर्दन को नालीदार अपर्दन। अपर्दन के जो अन्य कारण हैं, जो प्रमुख कारण कौन से हैं? एक तो वृक्षों का अत्यधिक विदोहन और एक अत्यधिक पशुचारण। सामान्य पशुचारण को अपन कारण नहीं मानेंगे। जिन क्षेत्रों में बार बार पशुचारण यानी अति पशुचारण किया जाता है, तो अत्यधिक पशुचारण के कारण और भूमि की अत्यधिक जुताई, यानी आप अपने खेत को साल में 3 या 4 बार उसकी बुआई करते हो, तो उसमें बार बार जब हल चलाओगे तो जमी हुई जो मिट्टी है वो बार बार टूटेगी और हवा के साथ वो एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाती है। तो इसका मीनिंग खेतों की अवैज्ञानिक कृषि या यूं कहें उसकी बार बार जो जुताई है वो भी अपर्दन का एक प्रमुख कारण है। अपर्दन को रोकने के जो उपाय हैं वो इनके बिल्कुल अपोजिट हैं। जैसे यहाँ वृक्षों का विदोहन, तो यहाँ वृक्षारोपण और पशुचारण वगैरह, या जो कई बार अपन देखते हैं कि बारिश के जल के कारण अपने खेत की मिट्टी का कटाव होकर बाहर की ओर चली जाती है दूसरे खेत में या दूसरे एरिया में, तो अपन खेत के चारों ओर अगर मेड़बंदी कर दें,
दीवार बना दें या डोलियां बना दें चारों ओर, तो वो मिट्टी अपने ही खेत में रहेगी, बाद में उसको वापस प्लेन कर दिया जाएगा। अगर बारिश के द्वारा मिट्टी एक साइड में चली भी जाती है तो बारिश रुकने के बाद में उसको वापस दूसरे साइड में किया जा सकता है। तो मेड़बंदी बना करे। और दूसरा है कृषि में सिंचाई में मुख्यतः ड्रिप और स्प्रिंकलर का उपयोग करके, यानी मुख्यतः सिंचाई के रूप में अगर आप फव्वारे और बूंद बूंद तकनीक को काम में लोगे तो मिट्टी का अपरदन या कटाव नहीं होगा। और एक उपाय में अपन ये भी कह सकते हैं कि एग्रीकल्चर का वैज्ञानिक अपने को, जो एग्रीकल्चर में मिट्टी का जो है वो अपने को वैज्ञानिक विदोहन करना चाहिए, यानी खेतों की जुताई है वो बार बार नहीं करना चाहिए। खेतों को हर 3-4 साल में 1-2 बार अपने को पड़ती भूमि यानी खेतों को छोड़ना भी चाहिए। अगर बार बार आप उनमें एग्रीकल्चर करोगे तो इसका मीनिंग है मिट्टी का जो उपजाऊपन है वो धीरे धीरे आपका क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। उसके बाद में लवणीयता, तो लवणीयता का तो अपन ने एक प्रकार भी पढ़ा है। लवणीयता की समस्या किस प्रकार से होती है, तो जिन क्षेत्रों में सामान्यतः सिंचाई अधिक होती है, तो जहां सिंचाई अधिक होगी वहां जमीन के अंदर का जो लवण है वो धीरे धीरे ऊपर की ओर आएगा। किस प्रक्रिया के द्वारा, केशिकत्व प्रक्रिया के द्वारा, और एक सफेद परत का निर्माण करेगा जिसको अपन कहेंगे रेह, कलर या लवणीय मिट्टी। लवणीयता का जो उपाय है वो एक तो स्पंदन विधि के द्वारा, यानी उस लवण को उस क्षेत्र से हटा दिया जाए, तो उसको हटा के और उसके बाद लवणीयता की समस्या को दूर किया जा सकता है। तो लवणीयता का अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है लवणीयता का उपाय किस विधि को माना जाता है, तो विधि में तो हम अपन लेंगे स्पंदन विधि, और लवणीयता का उपाय दूसरा खाद के रूप में। यानी जब लवणीयता की समस्या आ गई है और अपने फसलें जमीन के अंदर उनकी बुआई की जा चुकी है, तो उसके बाद लवणीयता का प्रभाव आप किसके द्वारा कम करेंगे, तो उसमें मुख्यतः जिप्सम की खादों का छिड़काव किया जाता है। तो ये आप ध्यान रखना, लवणीयता की समस्या को कम करने के लिए ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, कौन सी खादों का उपयोग किया जाता है, तो लवणीयता की समस्या को दूर करने के लिए जिप्सम खादों का उपयोग मुख्यतः किया जाता है। उसके बाद है सेम की समस्या। तो राजस्थान के जिस क्षेत्र में नहरें हैं उन क्षेत्रों में सामान्यतः अपने चावल वगैरह का उत्पादन अधिक होने लग गया और किसान को चावल की खेती के लिए अपने खेत में पानी को भर के रखना होता है। राजस्थान के अपन देखें डेजर्ट एरिया की ओर या राजस्थान के उत्तर पश्चिम की ओर, यानी अरावली के पश्चिम की बात करें तो ये राजस्थान का उत्तरी भाग है, गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर वाला क्षेत्र जो कि मुख्यतः अरावली के पश्चिम में है। ये अगर एक बार के लिए हम अरावली माने और ये राजस्थान का पश्चिमी भाग, तो इस क्षेत्र में जहाँ पे नहरें अधिक हैं वहाँ पे चावल की खेती करने के कारण, यानी उन खेतों में लगभग लंबे समय तक पानी को रखा जाता है और बाद में ज़मीन के नीचे जिप्सम चट्टानें होने के कारण, जिप्सम चट्टानें जो अपारगम्य चट्टानें होती हैं जो जल को नीचे की ओर नहीं जाने देती, तो उन क्षेत्रों में जो नमी है वो स्थायी रूप से ज़मीन के ऊपर रह चुकी है और उसमें एक बड़ी समस्या आपको हनुमानगढ़ के बड़ोपल गांव में देखने को मिलेगी। तो इसका मीनिंग है जब भूमि दलदली हो जाती है या नमी युक्त दिखाई देती है तो उसको हम कहते हैं सेम की समस्या। इसको इंग्लिश में वाटर लॉगिंग भी कहा जाता है, इस समस्या को वाटर लॉगिंग भी कहा जाता है। तो एग्जाम में कई बार ये वाटर लॉगिंग के नाम से भी पूछा गया है कि वाटर लॉगिंग की समस्या क्या होती है। तो अधिक सिंचाई के कारण जो भूमि है वो दलदली या अत्यधिक नमी युक्त हो जाती है, इसे सेम कहा जाता है। जो सर्वाधिक राजस्थान के किस क्षेत्र को प्रभावित करती है, हनुमानगढ़, और वहाँ पे भी एक विशेष जगह है बड़ोपल, उसके बाद गंगानगर। और इस नमी को कम करने का उपाय सफ़ेदे के वृक्ष हैं। सफ़ेदे यानी यूकेलिप्टिस। यूकेलिप्टिस के प्लांट अगर आप लगाते हैं तो यूकेलिप्टिस वो प्लांट होता है जो नमी को सोखता है। इसको अगर सामान्य ज़मीन के ऊपर लगा दिया जाए तो ये अपने आसपास दूसरी फसलों को नहीं होने देता, क्योंकि उन फसलों की नमी को ये सोख लेता है। इस कारण इस पादप को पर्यावरण का दुश्मन भी कहा जाता है। लेकिन जो नमी युक्त जो ज़मीन है उसके अंदर सफ़ेदे के पादप लगा के उस क्षेत्र की नमी को कम किया जा सकता है या सीमित किया जा सकता है। तो यूकेलिप्टिस, जिसको हिंदी में अपन कहते हैं सफ़ेदे, का रोपण। और दूसरा और भी उपाय बना सकते हैं कि जिन क्षेत्रों में खुला पानी छोड़ा जाता है वहाँ मुख्यतः स्प्रिंकलर यानी फव्वारों के द्वारा या ड्रिप सिस्टम। ड्रिप का मीनिंग होता है बूंद बूंद, बूंद बूंद तकनीक का उपयोग करके हम इस समस्या को कम कर सकते हैं। उसके बाद में
नेक्स्ट है क्षारीयता की समस्या। तो जब मिट्टी के अंदर मिट्टी की जो पीएच वैल्यू होती है, यानी पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन की जो मात्रा है वो आपकी 8 से ऊपर चली जाती है। सामान्यतः जो स्केल होता है आपका, जिसमें 7 के ऊपर तो बोला जाता है उदासीन, लेकिन इसका वैल्यू 7 से ऊपर जैसे बढ़ता है तो हम उसको कहते हैं क्षारीयता, और 7 से कम स्केल आता है तो उसको हम कहते हैं अम्लीयता। लेकिन हल्की क्षारीय मिट्टी है वो उपजाऊ होती है। जैसे कहा जाता है जो प्रमुख उपजाऊ मिट्टी होती है उसका पीएच वैल्यू होता है 7.4। लेकिन जब पीएच वैल्यू 8 से ऊपर निकल जाती है तो फिर वो क्षारीयता की समस्या में कन्वर्ट हो जाती है। तो जब मिट्टी का पीएच 8 से अधिक हो जाता है तो उसको क्षारीय मिट्टी कहा जाता है। और क्षारीय मिट्टी को या उसके क्षारीयता को कम करने का जो उपाय है वो मुख्यतः एक तो गवार और दूसरा है ढेंचे की फसल की बुआई करके, और जैसे ही वो जमीन से निकलता है तो उसको वापस जमीन में मिला दिया जाए। यानी जो हरी खाद होती है गवार की और ढेंचे की, वो मुख्यतः क्षारीयता को कम करती है। और दूसरा इसमें जो खाद वगैरह काम में ले सकते हैं अपन, तो मुख्यतः जिप्सम और रॉक फॉस्फेट खाद, ये सामान्यतः खादों के रूप में अपन लिखते हैं। लेकिन फसलों के रूप में अगर उपाय पूछे जाएं तो गंवार और ढेंचे की फसल और खादों में जिप्सम और रॉक फॉस्फेट की खादों का उपयोग सामान्यतः अपन कर सकते हैं। लेकिन जिप्सम मुख्यतः लवणीयता की समस्या को सीमित करने वाली प्रमुख खाद मानी जाती है। लास्ट है इस टॉपिक का अंतिम जो पॉइंट है वो है मृदा अवकर्षण। तो एक तो होता है मृदा आकर्षण, तो वह मृदा आकर्षित करती है जो अधिक उपजाऊ होती है, जैसे जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी जिन क्षेत्रों में रहती है वहां जनसंख्या अधिक होती है। और एक दूसरा होता है मृदा अवकर्षण, तो वो मृदा अवकर्षित करती है जिसकी भौतिक संरचना या यूं कहें उसके फिजिकल स्ट्रक्चर में या उसकी रासायनिक संरचना या उसका जो जैविक संगठन है, उन सब की जो क्षमता है वो कम हो चुकी होती है या गुणवत्ता कम हो चुकी होती है। तो मिट्टी की जब भौतिक, रासायनिक व जैविक क्षमता का जब ह्रास हो जाता है या उसकी जैविक गुणवत्ता अगर गिर जाती है तो वो मिट्टी एक तरीके से अनुपजाऊ या बंजर भूमि होती है। और ऐसा आज वर्तमान में इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारे यहाँ अधिक से अधिक मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए खादों का उपयोग अधिक किया जाता है, यूरिया अधिक डाली जाती है, जिससे एक समय तो आपका उत्पादन बढ़ेगा लेकिन धीरे धीरे बाद में आपकी ज़मीन की जो क्वालिटी है वो गिरती जाती है। तो ज़मीन के अंदर अगर आपको उसका भौतिक, रासायनिक और जैविक क्षमता, उसको गुणवत्ता को अगर बनाए रखना है तो मुख्यतः अपने को जैविक खादों का उपयोग करना जरूरी है। और जैविक खादों के लिए राजस्थान में जो एक मॉडल डिस्ट्रिक्ट चुना गया है वो है डूंगरपुर डिस्ट्रिक्ट। जैसे देश में मॉडल स्टेट के रूप में सबसे पहले जैविक खादों का, पूर्णतः जैविक खादों का उपयोग करेंगे। तो इस कॉन्सेप्ट के ऊपर जो पहला स्टेट देश में आया था वो था सिक्किम स्टेट। तो इसी के साथ अपनी मिट्टी के जो वर्गीकरण यानी उसका जो क्लासिफिकेशन था और मिट्टी से जुड़ी हुई जो समस्याएं थी वो अपन ने समाप्त की। इस टॉपिक का ये जो लास्ट पॉइंट था, इसी के साथ हम इस टॉपिक को समाप्त करते हैं। थैंक यू।